नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे इस वीक का फर्स्ट एडिटोरियल। व्हेन यू फील लाइक स्टॉपिंग, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। यदि आपको कभी लगे कि अब रुक जाना चाहिए, इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये फील्ड मेरे काम का नहीं है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। वो सपना, वो उद्देश्य एक बार आप रिकॉल करेंगे तो वो चीज़ें आपको रुकने नहीं देंगी, आप लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। आशीष क्लासेस ऐप को ज़रूर से आप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से जाकर सीधा डाउनलोड किया जा सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज एक बार ज़रूर से विजिट कर लीजिए। आज का एडिटोरियल है श्योर पावर। और कोई भी एडिटोरियल जब हम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी रही होती है, कोई घटनाक्रम ऐसा रहा होता है जिसके कारण वह एडिटोरियल चर्चा का विषय बनता है। तो ये जो श्योर पावर है, ये सोलर एनर्जी से संबंधित आज का एक आर्टिकल है। और इसमें हुआ ये था कि लास्ट वीक में रेवा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे 750 मेगावाट कैपेसिटी का एक सोलर पावर जो एक संयंत्र है, कह सकते हो एक प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। उसी को लेकर आज का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। श्योर पावर। श्योर पावर से मतलब क्या हो गया? श्योर का मतलब निश्चित और पावर का मतलब ताकत भी कह सकते हो, शक्ति भी कह सकते हो, बिजली भी कह सकते हो। अब मैं इसको इस प्रकार से लूँ कि ये एक ऐसा सोर्स है सोलर एनर्जी, मतलब सूरज से जो लाइट सनलाइट प्राप्त होती है, उससे जो बिजली बनाने का काम है वो एक निश्चित है। मतलब आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सीमित संसाधन है, इसके कभी खत्म हो जाने से हम डिपेंड किस पर करेंगे। जैसे कि कोयला है तो निश्चित रूप से सीमित संसाधन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक निश्चित एक सोर्स है, यहाँ से आपको हमेशा पावर मिलता रहेगा। इस प्रकार का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो फोटोवोल्टेइक यहाँ पे बार बार में यूज होगा। फोटोवोल्टेइक जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये दे रखा आपको फोटोवोल्टेइक। फोटोवोल्टेइक का मतलब होता है सनलाइट का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसको फोटोवोल्टेइक बोलते हैं। एक आपको सेल शब्द नजर आएगा। सेल का मतलब यहाँ पे आपने कभी सोलर प्लेट्स देखी हैं, है ना, जिन पर सनलाइट गिरती हैं, है ना, वहाँ से फिर बिजली उत्पादित होती है, जनरेट होती हैं, तो उसे सेल कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता रखनी चाहिए। बाकी बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। आइए स्टार्ट करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सबसे पहली चीज़, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे तो देखो प्राइम मिनिस्टर्स के बाद में इनकम्बेंट पर्सन का नाम है, जो इस पद पर है उसका नाम है, इस कारण से यहाँ पे द का प्रयोग नहीं है। खैर, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए है भी नहीं। इसका जो सब्जेक्ट है वो है स्टेटेड रिजोल्व, ये सब्जेक्ट है, इस कारण से आप इसमें द की चर्चा वैसे भी ना करें। तो कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटेड रिजोल्व। रिजोल्व यहाँ पे नाउन का काम करेगा, स्टेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। स्टेटेड रिजोल्व का मतलब हो गया वो दृढ़ संकल्प जो कि उन्होंने पहले से ही स्टेट किया था। स्टेट का मतलब होता है जो कहा गया था, जो अभिव्यक्त किया गया था, जो एक्सप्रेस किया गया था। अब रिजोल्व नाउन है और स्टेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का भी कौन सा प्रकार है? जब किसी वर्ब को आप एडजेक्टिव बनाने की सोचते हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप उसके अंदर आईएनजी प्लेस कर देते हैं या फिर उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। ये दो तरीके हैं जिनसे आप कोई एडजेक्टिव बना सकते हो किसी वर्ब को। तो रिजोल्व यहाँ पे नाउन है, स्टेटेड एडजेक्टिव, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है ना। तो कहना क्या चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो स्टेटेड रिजोल्व है, मतलब जो एक दृढ़ संकल्प जो उन्होंने एक व्यक्त किया था, क्या? टू टैप द एनर्जी ऑफ द सन। टैप का मतलब क्या है? नीचे देख लीजिए, यूज एक्सप्लॉइट, मेक यूज ऑफ, यूटिलाइज, इन सभी का मतलब है सदुपयोग करना। तो इन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था, एक अभिव्यक्त किया था अपना एक संकल्प कि एनर्जी ऑफ द सन, जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सूरज की ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल किया जाए। किसके लिए? टू सब्सटेंशियली पावर द इकोनॉमी। ये सब्सटेंशियली जो शब्द है ये एक एडवर्ब है यहाँ पे, और सब्सटेंशियली का मतलब क्या होगा नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे सब्सटेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, और सब्सटेंशियली जो शब्द है इसका मतलब है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी बड़े हद तक, काफी बड़ी मात्रा में, इसको बोलेंगे सब्सटेंशियली। तो कह रहा है कि भी इनका एक लक्ष्य था जो इन्होंने अभिव्यक्त किया था कि भाई सूर्य की ऊर्जा जो है, एनर्जी है, उसका प्रयोग करेंगे हम किसके लिए? इकोनॉमी को बहुत बड़े स्तर पर पावर देने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, एंड एवरीडे लाइफ, और किसको सुदृढ़ करने के लिए? प्रतिदिन जो हमारा जीवन है, जो दैनिक दिनचर्या है, उसको सुदृढ़ करने के लिए। पावर देने का मतलब ताकत देना है, स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो एक तो स्ट्रेंथन किसको करना है? इकोनॉमी को, और एक स्ट्रेंथन किसको करना है? एवरीडे लाइफ को। अब ये जो स्टेटेड रिजोल्व है ये आपका सब्जेक्ट था, और इसको देखकर देखिए वर्ब यहाँ पे है, इज टू बी वेलकम्ड, इसका स्वागत किया जाना
है, ठीक है, ये स्वागत योग्य है कह सकते हो। ये वैसे पैसिव वॉइस है, इसका स्वागत किया जाना है, इसका मतलब ये जो एक इनका एक रिजोल्व था ये स्वागत किए जाने योग्य है। बिकॉज, क्योंकि इट कुड हेल्प, अब ये जो कुड है ये आपको बता रहा है पॉसिबिलिटी, जब प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बतानी हो तो कुड का प्रयोग हम करते हैं, और मॉडल के साथ में आपको पता होना चाहिए कि V0 का प्रयोग होता है तो हेल्प का प्रयोग है। चार्ट यहाँ पे जो शब्द है इसका मतलब है कोई भी प्लान, जो मतलब कोई भी काम आपको करना उसके लिए प्लानिंग करने को चार्ट बोलते हैं। एक बात आपको समझने की यहाँ पे एक जरूरत है कि हेल्प जो शब्द है, हेल्प के साथ में आप चाहें तो बेयर इन्फिनिटिव V0 का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 + V0 भी लगा सकते हैं, मतलब इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें अलाउड हैं, ठीक है ना। हेल्प के साथ में आप चाहें तो V0 मतलब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करो तो भी ठीक है, अगर आप 2 + V0 लगाएंगे तो भी ठीक है। तो कहना ये चाहता है क्योंकि इट कुड हेल्प चार्ट अ ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये जो योजना है ना मोदी जी की, ये योजना मतलब हेल्प कर सकती है किस चीज़ में, कि आप ग्रीन डील, ग्रीन डील का मतलब एक ऐसी डील जिसमें कोई पर्यावरण का अहित ना हो, जिसमें पर्यावरण को डिटीरियोरेट मतलब नहीं होना पड़े, पर्यावरण की विकृति ना हो, पर्यावरण प्रदूषित ना हो, पर्यावरण प्रभावित ना हो, उसको बोलते हैं ग्रीन डील। हरियाली से संबंधित कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये सहायता कर सकता है। किस चीज़ में सहायता कर सकता है, चार्ट अ ग्रीन डील, मतलब एक ग्रीन डील को, ग्रीन डील की प्लानिंग में, ठीक है, इससे एक आप ग्रीन डील की ओर आगे बढ़ सकते हैं, इसको प्लान कर सकते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो यहाँ एक सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने जाना क्या है, एक चीज़ जानी है कि हेल्प के साथ में V0 और 2 + V0 दोनों अलाउड है। एक जाना है कि टैप का मतलब क्या होता है, तो यूज, एक्सप्लॉइट, मेक यूज ऑफ या यूटिलाइज होता है। एक चीज़ जानी है सब्सटेंशियली का मतलब क्या है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट होता है, बहुत बड़े स्तर तक होता है। एक चीज़ जाना है कि रिजोल्व से पहले स्टेटेड एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है। रिजोल्व का मतलब दृढ़ संकल्प होता है, स्टेटेड का मतलब एक्सप्रेस्ड होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक स्टेटेड रिजोल्व है, एक दृढ़ संकल्प जो इन्होंने व्यक्त किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य की जो एनर्जी है, सूरज की जो ऊर्जा है, उसका उपयोग किया जाए किसके लिए, बहुत बड़े स्तर पर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और प्रतिदिन जो हमारी लाइफ है उसको बूस्ट करने के लिए। ये क्या है, ये एक स्वागत योग्य चीज़ है, ठीक है, इज टू बी वेलकम्ड। एक्चुअली में ये तो जो इज टू, एम टू, आर टू लगाते हो, इसका ट्रांसलेशन जब एग्जैक्ट आप करेंगे लिटरली, तो इसका ट्रांसलेशन यूँ करेंगे कि मुझे ऐसा करना है, जैसे आई एम टू टीच, तो मुझे पढ़ाना है, ही इज़ टू गो समवेयर, उसे कहीं जाना है, इस प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। तो ये पैसिव इसका बना दिया है, और जब टू लगा होता है किसी भी क्रिया में तो उसका पैसिव बनाते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, तो ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब वैसे तो निकलेगा कि इनका स्वागत किया जाना है, इसका मतलब स्वागत किया जाना चाहिए। फिर कह रहे हैं कारण क्या है, कारण है कि भाई इससे क्या होगा, इससे भविष्य के लिए ग्रीन डील की योजना आप बना सकते हो, ये सहायता करेगी ये चीज कि भविष्य के लिए ग्रीन डील की आप एक प्लानिंग कर सकते हो। आगे देखिएगा, ही रीस्टेटेड द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर फॉर एनर्जी एंड एज ए पाथ फॉर सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन at the inauguration of a 750 megawatt photovoltaic project at रेवा in मध्य प्रदेश last week. ही रीस्टेटेड, ही यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, किसके लिए, मोदी जी के लिए। रीस्टेटेड, स्टेट का मतलब व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, रीस्टेट का मतलब फिर से व्यक्त किया, इन्होंने फिर से बताया द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर। रिलायंस के साथ में ऑन लगेगा, रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता, तो जहां पर भी एक वर्ड आपको मिले निर्भर या निर्भरता, वहां पे प्रेपोजिशन क्या प्लेस करना होता है, ऑन लगाना पड़ता है, याद रखिएगा। चाहे आप रिलायंस की बात करें, चाहे आप डिपेंडेंस की बात करें, डिपेंडेंस लगाओगे तो भी ऑन लगेगा, रिलायंस लगाओगे तब भी ऑन लगेगा। जब आप बैंकिंग अपॉन की बात करते हैं, बैंक अपॉन, तब भी ऑन या अपॉन लगता है, ठीक है। तो जब भी निर्भरता संबंधी शब्द आएंगे वहां पे ऑन लगता है। तो उन्होंने यहाँ पे फिर से व्यक्त किया है, फिर से स्टेट किया है, फिर से बताया है द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर, किस बारे में, कि बहुत ज़्यादा निर्भरता है, किस पर निर्भरता है, सोलर पावर पर, सूरज की पावर पर, सोलर मतलब एनर्जी पर, फॉर एनर्जी एंड एज ए पाथ फॉर सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन। और किसके लिए निर्भरता है, निर्भरता है एक तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो देखो उद्देश्य दे रखा है, एक तो ऊर्जा, और दूसरा क्या है, और दूसरा एक ये एक पाथ है, एक रास्ता है, किसके लिए, कि आप इस रास्ते से, इस माध्यम से सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ सकते हो। सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब औद्योगिकरण हो गया। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि ये एक तरीका है एनर्जी प्राप्त करने का, और एक तरीका है किसका, कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, औद्योगिकरण के दौर में आप आगे बढ़ सकते हो। बात समझ में आई? आगे देखिएगा, एट द इनॉग्रेशन ऑफ ए 750 मेगावाट फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट। अब ये लेखक ये बता रहा है कि भाई इन्होंने ये बात बताई कहां पे, ये बात इन्होंने बताई जब ये उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, ये इनॉग्रेशन करने के लिए पहुंचे। इनॉग्रेशन किसका था, 750 मेगावाट
फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट का था। अब ये 750 मेगावाट क्या है, ये इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है। तो 750 मेगावाट क्षमता वाले फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट। अब फोटोवोल्टेइक मैंने समझा दिया कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो तरीका होता है उसको फोटोवोल्टेइक बोलते हैं। ये एक प्रोजेक्ट था, कहां पर है, रेवा में और मध्य प्रदेश में। एक बात यहां पे काम की है और काफी बार जिन जिन एग्जाम्स में प्रेपोजिशन पूछा जाता है वहां पे ये चीज पूछी जा सकती है। आपको याद रखिएगा कि जब दो स्थान दे रखे हो आपको, व्हेनेवर टू प्लेसेस हैव बीन गिवन, देन वी हैव टू सी दैट विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज बिगर। आपको देखना होता है कि कौन सा प्लेस है वो छोटा है, कौन सा बड़ा है। बिफोर स्मॉलर प्लेसेस वी हैव टू प्लेस एट एंड बिफोर बिगर प्लेसेस वी हैव टू प्लेस इन। जहां पे छोटा स्थान है वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है, एट का, और जहां बड़ा स्थान है वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है, इन का। तो मध्य प्रदेश और रेवा में से इफ यू कंपेयर देन यू विल फाइंड दैट यहां पे रेवा जो है वो छोटा स्थान है, मध्य प्रदेश बड़ा स्थान है। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह की घटना है। और आप एक बात और देखिए कि लास्ट वीक है, इसी कारण से यहां पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। ये जो लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, पास्ट की घटना है, इसी कारण से यहाँ पे V2 का प्रयोग है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग है। तो इस स्लाइड में हमने काफी कुछ सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है, बट एज ही वुड रिकॉग्नाइज द idea of building a domestic solar manufacturing industry that delivers increasing volumes of quality photovoltaic cells, modules and associated equipment is long in the tooth। यहाँ पे एक दो चीजें आपको समझनी है। एक तो समझना है कि long in the tooth का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरी चीज आपको समझनी है कि इक्विपमेंट के बारे में भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सब कुछ बहुत सामान्य है। तो पहले तो आप लिख लीजिए लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या है। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब है कि ऐसा कोई विचार है जो बहुत ही पुराना है, कोई नया विचार नहीं है, कोई बहुत ही ओल्ड आइडिया है, उसको बोलते हैं लॉन्ग इन द टूथ। इक्विपमेंट के बारे में आपको याद रखना है कि इक्विपमेंट जो शब्द है इसके साथ में आप एस नहीं जोड़ सकते हैं। इक्विपमेंट के साथ में आप एस नहीं जोड़ सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल में वैसे काउंट किया जाता है, उपकरण को बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर दोनों में कहीं भी यूज करना हो, वैसे तो अनकाउंटेबल में यूज करेंगे, प्लूरल में यूज होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें इसको तब भी आप इसमें एस नहीं जोड़ेंगे। तो कह रहा है बट एज ही वुड रिकॉग्नाइज, लेकिन एज ही वुड रिकॉग्नाइज, अब ये वुड जब लगता है इसका मतलब दो चीजें होती हैं कि या तो पास्ट की हैबिट रही हो कि ऐसा किया करते थे, जबकि ऐसा तो मीनिंग निकलेगा नहीं इसका मतलब या कह सकते हो कि ऐसा होता है ना, कंडीशनल सेंटेंस में। तो हो सकता है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हो, तो बट एज ही वुड रिकॉग्नाइज कि उन्होंने ऐसा पहचाना हो। रिकॉग्नाइज का मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचानना। अब ये ही फिर से मोदी जी के लिए है। द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो आइडिया, विचार किस चीज का। अब देखिए आइडिया से पहले द क्यों है। जिन स्टूडेंट्स को आर्टिकल में प्रॉब्लम्स आती है वो ये चीजें देखा करें ध्यान से कि आइडिया से पहले द क्यों है। अगर आप आइडिया के पास क्वेश्चन मार्क पुट करिए, अगर आप यहां पे एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं कि आइडिया कौन सा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि द क्यों है। तो आइडिया है बिल्डिंग ए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, है ना। आइडिया किसका है, ये ऑफ लगा के प्रेपोजिशन लगा के आगे इसने दे रखा है। तो आइडिया का वर्णन पूरा है यहाँ पे, आइडिया को डिफाइन किया गया है। एंड इफ समथिंग हैज बीन डिफाइंड, इसका मतलब दैट हैज बिकम डेफिनेट, एंड टू डिनोट द फैक्ट दैट दैट इज डेफिनेट वी हैव टू प्लेस देयर आर्टिकल द, है ना। उससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है अगर आपको ये पता लगाना हो कि वो डेफिनेट है। तो यहाँ पे आइडिया जो है वो डेफिनेट हो गया और डिनोट करने के लिए इस चीज को द का प्रयोग किया। तो कहना क्या चाह रहा है कि द आइडिया जो विचार है, किस चीज का विचार है, विचार है बिल्डिंग अ डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बिल्डिंग का मतलब बनाना, क्या बनाना है, डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, सोलर का मतलब सूरज से संबंधित, है ना। और एक बात और याद रखनी है, अगर चंद्रमा से संबंधित हो तो ल्यूनर बोलते हैं, ल्यूनर एंड सोलर, ये दोनों याद रखिएगा। अगर चंद्रमा से संबंधित होता तो ल्यूनर होता, सूरज से संबंधित तो सोलर होता है। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब हो गया घरेलू ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे निर्माण इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें कि सोलर पावर आप जनरेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जैसा कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हो कि जो विचार है कि वो घरेलू स्तर पर ऐसी इंडस्ट्री बना सकें जिसके अंदर सोलर एनर्जी को बनाया जा सके, जनरेट किया जा सके, दैट डिलीवर्स। अब ये देखिएगा दैट जो है वो इसको देखकर है, आपको ये तो पता ही है जो पुराने स्टूडेंट्स है कि जो रेड कलर में है, जो अंडरलाइंड पार्ट है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि जो जो यहाँ पे आपको रेड कलर में और अंडरलाइंड पार्ट है वो सब सब्जेक्ट हैं, उनकी वर्ब आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। जैसे कि ही है तो ये वुड रिकॉग्नाइज है, वुड मॉडल है इसलिए V0 है, बेस फॉर्म है। अब कई बच्चे नए जुड़ते हैं, उनको पता नहीं पड़ता है कि सर बेस फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा होता है कि फर्स्ट फॉर्म है। देखिए फर्स्ट फॉर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट फॉर्म में कई जगह कंफ्यूजन भी होगा, बता दूंगा कभी मैं आपको, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये V0 बेस फॉर्म उस क्रिया के रूप को बोलते हैं जिसके साथ में ing प्लेस हो सकता है, और मॉडल के साथ में V0 ही लगाइए।
V1 की अगर बात करोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। V1 करोगे तो हो सकता है आपको हैज़ लगाने का मन करे क्योंकि हैज़ भी तो V1 है। आपको हो सकता है कि ऐसा मन करे कि डज लगा दें क्योंकि वो भी V1 है। तो इसीलिए मैंने कहा कि V0 बेस फॉर्म जिसके साथ ING लगता हो, चूंकि हैज के साथ ING नहीं लगता है तो हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव के साथ ING लगता है। डज के साथ ING नहीं लगता है तो डू के साथ लगता है, डूइंग होता है तो इस कारण से डू का प्रयोग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि मॉडल के साथ में क्या लगता है, V0 लगता है। कह रहा है कि लेकिन यदि उन्होंने मतलब यहाँ पे एज ही वुड रिकॉग्नाइज, जैसे कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हो कि आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की विचार, किसका विचार, कि इस प्रकार की इंडस्ट्री बनाई जाए, इस प्रकार की इंडस्ट्री को बिल्ड किया जाए। अब दैट यहाँ पे इस इंडस्ट्री के लिए है, वो इंडस्ट्री जो क्या करे, जो इंडस्ट्री जो है डिलीवर करे। अब देखो इंडस्ट्री सिंगुलर है तो इस कारण से ये वर्ब भी सिंगुलर है। वो इंडस्ट्री जो डिलीवर करे, प्रदान करे क्या, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ क्वालिटी फोटोवोल्टाइक सेल्स। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ती हुई, वॉल्यूम्स का मतलब मात्रा, किसकी, क्वालिटी फोटोवोल्टाइक सेल्स। भी ऐसी इंडस्ट्री जो गुणवत्ता युक्त फोटोवोल्टाइक सेल्स, मैंने कहा था सेल्स क्या होते हैं, सेल यहां पे मानिएगा जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनकी बात है ना। वो इंडस्ट्री जो कि प्रदान कर सके अच्छी गुणवत्ता युक्त वाली प्लेट्स, सोलर प्लेट्स, ठीक है, जो कि क्या करें, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स का मतलब हो गया बहुत ज्यादा मात्रा में करे प्रोड्यूस। मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स का मतलब प्रारूप होता है, ठीक है। एन एसोसिएटेड इक्विपमेंट, और एसोसिएटेड मतलब जो साथ में इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, वो। इज लॉन्ग इन द टूथ का मतलब है ये जो चीजें हैं ये पुराना विचार है, ये आज का विचार नहीं, बहुत लंबे समय से सोच चल रही है इसके पीछे। रिपीट कर देता हूं, बट एज ही वुड रिकॉग्नाइज, लेकिन ये उन्होंने शायद रिकॉग्नाइज किया हो, ये उन्होंने मतलब जान लिया हो या फिर जानते हो कि ये जो विचार है इनका, कौन सा विचार बीच में दे रखा है, वो विचार बहुत पुराना विचार है। अब ये जो इज आ रहा है ना, वो यहाँ पे उस विचार के लिए, उस आइडिया के लिए वर्ब आ रही है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कहीं और छूट जाता है, वर्ब कहीं और नीचे निकल कर आती है। ऐसा नहीं होता काफ़ी बार कि सब्जेक्ट के बिल्कुल नज़दीक आपको वर्ब मिल जाए। तो ये भी एक आर्ट सीखनी है आपको, सब्जेक्ट के साथ वर्ब निकालने की। इसीलिए हर एडिटोरियल में हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट को हाईलाइट करता हूँ ताकि आप वर्ब निकालना सीखें। तो कह रहा है कि बट एज ही वुड रिकॉग्नाइज, लेकिन जैसा कि उन्होंने पहचान लिया हो कि जो विचार है कि डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाने का जो विचार है, ठीक है, घरेलू स्तर पर एक ऐसा मतलब इंडस्ट्री बनाया जाए जो कि सोलर इक्विपमेंट वगैरह बना ले, उसका विचार जो है वो इंडस्ट्री जो कि क्या करे, जो बहुत बड़ी मात्रा में फोटोवोल्टाइक सेल्स जो हैं, गुणवत्ता युक्त फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं उनका निर्माण करे, मॉड्यूल्स का निर्माण करे, साथ के जो उपकरण है उसका निर्माण करे। तो ये जो विचार है वो काफ़ी पुराना विचार है, वो आज का विचार नहीं है। आगे देखिएगा, इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स इज अबाउट 35 गीगावाट्स एंड इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ कैपेसिटी until 2024 in a COVID-19 affected future is estimated by the industry to be of the order of 50 gigawatt। कहना चाह रहा है इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस, भारत का जो इंस्टॉल्ड बेस। अब इंस्टॉल्ड बेस का मतलब ये बताना चाहता है कि भारत के पास फिलहाल कितनी क्षमता यहां पे अभी तक है, कितना भारत ने इंस्टॉल कर लिया है, कितनी क्षमता है भारत के पास, ठीक है। तो भारत का जो इंस्टॉल्ड बेस है ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स, अब ये जो फिर कह रहा है ना ग्रीन पावर बेस, ग्रीन पावर सोर्स, ये सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। अब ग्रीन पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, वातावरण के लिए एक इको फ्रेंडली चीज है ना, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए इसको ग्रीन पावर कहा जाता है। तो कह रहा है कि इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस, भारत का जो इंस्टॉल्ड बेस है, भारत का वो बेस जो मतलब भारत ने फिलहाल तक इंस्टॉल कर लिया, जो क्षमता है किसकी, सोलर एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता जो है वो कितनी है, वो है 35 गीगावाट्स। फिलहाल क्षमता कितनी है, भारत का इंस्टॉल्ड बेस कितना है, 35 गीगावाट्स है। एंड इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन, और कह रहा है कि प्रोजेक्टेड का मतलब आप कहें कि जो इन्होंने भविष्य के लिए सोच रखा है, ठीक है, जो एक कहें एक प्लानिंग में मतलब शामिल कर सकते हो। और भारत की प्लानिंग क्या है, ये इट्स जो है वो भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ कैपेसिटी, एडिशन का मतलब जोड़ने की क्रिया, तो इसकी जो एक अनुमानित या फिर कहें भविष्य में जो प्लानिंग कर रखी है कि हमें जोड़ेंगे इस कैपेसिटी में, क्या जोड़ेंगे, अंटिल 2024, कब तक, 2024 तक, इन अ कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर, कौन सी फ्यूचर में, वो भविष्य जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड होगा। भविष्य में निश्चित रूप से चूंकि वायरस जो भी एक एनवायरनमेंट में आ जाता है, वायरस वापस तो लौटता नहीं है, तो इसका मतलब हमें कोविड-19 के साथ जीना है, इस बीमारी के साथ जीना है। तो ये कह रहा है कि ये भविष्य जो कि प्रभावित होगा इस बीमारी से, इज एस्टिमेटेड, अब ये प्रोजेक्टेड एडिशन के लिए इज आ रहा है,
ठीक है, उसका एस्टीमेट है, एस्टीमेट का मतलब पूर्वानुमान लगाना है, तो उसका एस्टीमेट है क्या, बाय द इंडस्ट्री, किसके द्वारा अनुमान लगाया गया, इंडस्ट्री के द्वारा, टू बी द ऑर्डर ऑफ 50 गीगावाट। कितना हो जाएगा, इस ऑर्डर का हो जाएगा, इस स्तर का हो जाएगा, 35 गीगावाट है और हो कितना जाएगा, 50 गीगावाट तक हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? रिपीट कर देता हूं, यहां से देखिएगा, भारत का जो इंस्टॉल्ड बेस है ग्रीन पावर का, भारत के पास फिलहाल जितना इंस्टॉलेशन भारत के पास अभी फिलहाल है वो है 35 गीगावाट का, और जो अनुमानित है, जो भविष्य में सोच रखा है भारत ने कि कोविड-19 अफेक्टेड वर्ल्ड, चूंकि कोविड-19 से भी लड़ना है, और उस स्थिति में भारत का जो अनुमानित एक बेस होगा 50 गीगावाट की श्रेणी में आ जाएगा, 15 गीगावाट तक बढ़ा लेंगे, लेकिन कब तक बढ़ेगा, 2024 तक बढ़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? आगे आ जाइए। व्यूड अगेंस्ट द गोल्स set 5 years ago for the Paris Agreement on Climate of installing 100 gigawatt of solar power by 2022, there could be a sharp deficit। अब देखो, मैं आसान भाषा में बात करूं तो सिंपल सी एक बात है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट का मतलब जलवायु समझौता था। उसमें यह कहा गया था, उसमें भारत के द्वारा ये कहा गया था कि 2022 तक हम 100 गीगावाट तक कर लेंगे। अभी क्या कहा, पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि 2024 तक हम 50 गीगावाट तक कर लेंगे। तो उसको देखोगे तो बिल्कुल हाफ हो गया ना। तो इसलिए लेखक ने कहा कि भाई उसको देखोगे अगर आप तो ये शार्प डेफिसिट है, बहुत बड़ी एक गिरावट है, कमी है। डेफिसिट का मतलब घाटा, घाटे का मतलब जो आपने सोचा और जो आपने प्राप्त किया उसके बीच का अंतर वो बहुत ज़्यादा है। तो कहना क्या चाहता है, व्यूड अगेंस्ट। व्यूड अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसके विरुद्ध देखें, इसका मतलब उसकी तुलना में देखें। अगेंस्ट का प्रयोग जनरली कंपैरिजन के लिए भी होता है। तो व्यूड अगेंस्ट द गोल्स, तो कह रहे हैं कि गोल्स सेट 5 ईयर्स अगो, वो लक्ष्य जो कब सेट किए गए थे, वो लक्ष्य जो सेट किए गए थे 5 सालों पहले, अगर उसकी तुलना में देखा जाए, व्यूड अगेंस्ट का मतलब है अगर उसकी तुलना में देखा जाए, जो 5 साल पहले लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, अगर उसकी तुलना में देखा जाए, किसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 5 साल पहले, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, क्लाइमेट पर जलवायु समझौता हुआ था, है ना, उस पर उस समय। और क्या यहां पे गोल्स थे, गोल्स थे ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, कि 100 गीगावाट सोलर पावर को हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलिंग बेस जो है फिलहाल जो 35 गीगावाट है वो 2022 तक, मतलब 2 सालों के बाद ही हो जाना चाहिए था 100 गीगावाट तक। तो उसको देखें, अगर उसकी तुलना में देखें तो कह रहा है कि देयर कुड बी ए शार्प डेफिसिट। एक ग्रामर की बात बता दूं मैं आपको फिर से, जो नए बच्चे हैं वो समझिएगा, पुरानों को पता है कि देयर से सेंटेंस का स्टार्ट जब भी होता है, अब आप पूछेंगे सर स्टार्ट कहाँ पे है, तो भाई कॉमा लग गया, एक नया क्लोज स्टार्ट हो गया, एक नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया, इसलिए आप इसको ये मानिएगा कि एक नया सेंटेंस ही है। तो ये स्टार्ट है, ये एक यहाँ पे कमेंस किया है हमने सेंटेंस को, और जब देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है बाद में और उसकी वर्ब लगती है पहले, ठीक है। शार्प डेफिसिट को देखकर यहाँ पे कुड बी का प्रयोग है। शार्प डेफिसिट का, शार्प का मतलब बहुत ज़्यादा, शार्प यहाँ पे वैसे अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि डेफिसिट यहाँ पे नाउन है। एक और कारण है कि आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल के बाद में 2 शब्द हैं, शार्प और डेफिसिट। तो 2 शब्द होते हैं तो पहला शब्द कहलाता है एडजेक्टिव, दूसरा कहलाता है नाउन। अगर 3 शब्द होते तो पहला कहलाता एडवर्ब, दूसरा कहलाता एडजेक्टिव, तीसरा कहलाता नाउन। तो नाउन की उपस्थिति है तो इस कारण से आर्टिकल है, ये तो पता ही है कि नाउन तो है ही आसपास। नाउन को पहचानना है तो सेकंड वर्ड नाउन होगा, ये मैंने बता चुका पहले भी आपको। तो शार्प डेफिसिट का मतलब ये बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत ज्यादा मतलब घाटा है, डेफिसिट है, अंतराल है इसके बीच में। समझ में आ गया होगा? भाई पेरिस एग्रीमेंट हुआ 5 सालों पहले, उस समय भारत से पूछा तो भारत वालों ने कहा कि 100 गीगावाट का इंस्टॉलेशन बेस तैयार कर लेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि 2024 तक हम 50 गीगावाट तक करेंगे। तो इसको देखोगे ना अगर आप, तो बहुत बड़ी गिरावट, मतलब आधा ही लक्ष्य प्राप्त करोगे, वो भी 2 साल के बाद में करोगे। तो उसको देख के तो डेफिसिट बहुत बड़ा शार्प है। अब कह रहे हैं कंबाइंड विद लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर एंड हैवी रिलायंस ऑन चाइना, हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय अग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी। कंबाइंड विद का मतलब इसको साथ जोड़कर देखें, कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है, कंबाइंड विद का मतलब साथ जोड़कर देखें। लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, लो का मतलब कम, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, सेल मैन्युफैक्चरिंग बताया था वो प्लेट बनाने का काम, कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्षमता एट 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर। पिछले साल क्या क्षमता थी? पिछले साल तक ये क्षमता थी कि 3.1 गीगावाट को स्टोर करने वाली, इंस्टॉल करने वाले सेल मैन्युफैक्चर किए गए थे घरेलू स्तर पर। एंड हैवी रिलायंस, हैवी का मतलब भारी, रिलायंस का मतलब निर्भरता, निर्भरता है तो ऑन लग गया, तो निर्भरता किस चीज पर? चाइना पर। ये दोनों चीजें, अगर इन दोनों चीजों को साथ जोड़कर देखें, मैंने क्यों कहा साथ जोड़कर देखें? क्योंकि यहां पे कंबाइंड विद का प्रयोग है। तो कह रहा है कि अगर लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है, मतलब
लो डोमेस्टिक, लो का मतलब तो कम है, डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का मतलब है घरेलू स्तर पर जो सेल मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता जो है वो कितनी है, वो मात्रा भी बताइए। 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर थी अगर इसको देखा जाए। और बहुत बड़ी निर्भरता है किस पर, चाइना पर, ये देखा जाए तो इन दोनों को देखें तो कह रहा है कि हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड। तो बहुत बड़ी मतलब एक एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब आपका एम, आपकी महत्वाकांक्षा, आपका टारगेट। तो कह रहा है कि बहुत बड़ा एम्बिशन, अब हाई जो है एडजेक्टिव है, एम्बिशन नाउन है, ये एम्बिशन नाउन है। इसको पहचानने का तरीका है कि TION से एंड है। तो जो बच्चे नए हैं वो नोट करिएगा कि जिन शब्दों का एंड TION से होता है वो जनरली नाउन होते हैं, चाहे वो कमोशन हो, चाहे वो अफेक्शन हो, चाहे वो एम्बिशन हो। तो TION एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड नाउन्स। तो हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड, तो बहुत ज्यादा बड़ा एक महत्वाकांक्षा मस्ट नाउ बी सपोर्टेड, अब सपोर्ट किया ही जाना चाहिए। मस्ट लग जाता है, इसका मतलब वो मोरल कह सकते हो, एक बाध्यता है, एक ऑब्लिगेशन है, एक कंपल्सन है, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही ऊंचा एक मकसद होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो सपोर्ट होना चाहिए किसके द्वारा, बाय एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी। मतलब इसको साथ मिले किसका, आक्रामक ऑफिशियल पॉलिसी का, मतलब ऑफिशियल नीतियों का। समझ गए भाई? कारण क्या है, हमारे भारत के अंदर पिछले साल का अगर देखें तो 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर, मतलब 3.1 गीगावाट की कैपेसिटी को ही, मतलब कैपेसिटी का ही सेल मैन्युफैक्चर कर पाई कंपनियां। ठीक है, तो इसको देखते हुए, और भारत की निर्भरता किस पर है, भारत की निर्भरता है चाइना के ऊपर। इसको देखते हुए बहुत बड़ी यहाँ पे लक्ष्य रखने की जरूरत है, और उस लक्ष्य को सपोर्ट किसका मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए आक्रामक नीतियों का। आक्रामक का मतलब है कि आप एकदम युद्ध स्तर पे लग जाइए, ऐसा नहीं है कि देखा जाएगा हो जाएगा, इस प्रकार की नीति नहीं, बल्कि आक्रामक, बहुत ही मतलब जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, कहना ये चाहता है। आगे देखिएगा, द चाइनीज स्टोरी इज वन ऑफ ए स्टीडी राइज फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन द 1990s टू वर्चुअल डोमिनेंस थ्रू एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट इन आइडेंटिफाइंग and acquiring top technologies globally, importing critical raw materials such as polysilicon, acquiring solar manufacturers abroad and investing in third countries with ready capability। यहां तक का एक सेंटेंस है भाई। तो चाइनीज स्टोरी, चाइना की कहानी भी चाइना पर निर्भर करता है भारत, इसका मतलब चाइना लीड करता है, चाइना हमसे आगे है इस क्षेत्र में। तो चाइनीज स्टोरी जो है, चाइना की जो कहानी है, इज वो है वन ऑफ ए स्टीडी राइज। वो कहानी कैसी है, स्टीडी राइज। स्टीडी राइज का मतलब, स्टीडी का मतलब धीरे धीरे, राइज का मतलब ऊपर बढ़ना। ठीक है, तो धीमे धीमे ऊपर बढ़ने की कहानी है, किस चीज से, फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। इनसिग्निफिकेंट का महत्वहीन या तुच्छ, या जिसको ज्यादा मतलब फोकस किए जाने की आवश्यकता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया निर्माण की, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता। कब की बात है, 1990 की कहानी है, 1990 के दशक की बात है। तो 1990 में अगर देखोगे तो चाइना की कहानी बिल्कुल खराब थी। चाइना का मतलब एकदम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी, निर्माण की क्षमता बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी, बिल्कुल महत्वहीन थी, बहुत ही कम निर्माण की क्षमता थी। उससे स्टार्ट किया, तो देखो यहां से स्टार्ट किया तो फ्रॉम लगा हुआ है, और कहां तक चाइना गया, चाइना गया वर्चुअल डोमिनेंस। वर्चुअल का मतलब लगभग, तो नियर, इफेक्टिव या प्रैक्टिकल। तो लगभग डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व, कंट्रोल। तो लगभग इसने कंट्रोल स्थापित किया किस पर, थ्रू एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट। थ्रू यहां पे आ रहा है माध्यम के लिए, थ्रू यहां पे किसके लिए आ रहा है, मीडियम के लिए, ये एक प्रेपोजिशन है। तो किस माध्यम से प्राप्त किया, एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट, सक्रिय रूप से सरकार का सहयोग मिला। इन आइडेंटिफाइंग, किस चीज में सहयोग मिला, आइडेंटिफाई करने में। अब ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता रहा हूं, पुरानों को पता है। प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है हमेशा, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी क्रिया को लेकर आते हो तो क्रिया को नाउन बनाना पड़ेगा। क्रिया प्रोनाउन तो नहीं बनेगी, लेकिन क्रिया नाउन बन सकती है। और क्रिया को नाउन बनाने का तरीका क्या होता है, उसके साथ में आईएनजी प्लेस कर दें। मैं रिपीट कर दूं, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगती है। उसका कारण यही है कि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और वर्ब को नाउन बनाने का प्रोसेस होता है उसके साथ आईएनजी लगाना, तो इसलिए आइडेंटिफाइंग किया गया है। तो देखो यहां पे कह रहा है किस चीज में सपोर्ट मिला, आइडेंटिफाई करने मतलब पहचानने में, एंड एक्वायरिंग, एक्वायरिंग का मतलब अधिग्रहित करना, किस चीज को, टॉप टेक्नोलॉजीज, उच्च तकनीक वाली चीजें जो हैं ग्लोबली पूरे वैश्विक स्तर पर उनको एक्वायर करने में। इंपोर्टिंग क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टिंग का मतलब आयात करना। अब देखो ये इन लगा रखा है ना, तो इनका ही फर्क है कि ये आइडेंटिफाइंग है, ये एक्वायरिंग है, और ये इंपोर्टिंग है, सब आईएनजी फॉर्म में है। ये इन बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार से ही समझ जाइए आप।
इंपोर्टिंग का आयात करना, क्रिटिकल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा सामान, जैसे कि सच एज का प्रयोग हम करते हैं उदाहरण के लिए। सच एज का मतलब एग्जाम्पल के लिए करते हैं कि जब आप एग्जाम्पल बताने हो, जैसे कि अब कौन से रॉ मटेरियल, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन हो गया। साथ में एक्वायरिंग, एक्वायरिंग क्या पढ़ा था, अधिग्रहित करना, प्राप्त करना। सोलर मैन्युफैक्चरर्स, सोलर मैन्युफैक्चर, अब्रोड का मतलब विदेश, विदेश में कोई सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली कंपनी है उसको अधिग्रहित करना। ये सब करने में सरकार का सपोर्ट मिला। और इन्वेस्टिंग, निवेश करना किसमें, थर्ड कंट्रीज। थर्ड कंट्रीज वो देश हैं जहां पे विकसित नहीं है, वो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत ही गरीबी है, बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको बोलेंगे थर्ड कंट्रीज। और निवेश करना किसमें, पिछड़े हुए देशों में। विद रेडी कैपेबिलिटी का मतलब अपनी क्षमता के साथ। रेडी कैपेबिलिटी का मतलब वो क्षमताएं जिसके लिए आप तैयार हैं किसी भी समय, वो क्षमताएं जिस पर आप फिलहाल आपको कोई अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो क्षमताएं जो आपके पास फिलहाल रेडीमेड हैं, उसके लिए रेडी कैपेबिलिटी कहा है। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं इसको बहुत ही आसान कर देता हूं। कहना ये चाहता है कि चाइना की कहानी देखिए कहां से कहां शुरू हुई। अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो कह रहा है कि चाइना की कहानी 1990 के दशक में बड़ी दयनीय स्थिति थी। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बकवास टाइप की थी, बिल्कुल निम्नतम स्तर पर थी, लेकिन उस समय से लेकर अब भी बिल्कुल आप कहें कि लगभग प्रभुत्व है चाइना का इस सेक्टर के अंदर। कारण क्या है, गवर्नमेंट की सक्रियता, गवर्नमेंट का सक्रियता से सहयोग जो है वो कारण है। गवर्नमेंट ने सहयोग किस किस में किया, गवर्नमेंट ने सहयोग किया कि वैश्विक स्तर पर कोई अगर कोई टेक्नोलॉजीज थी, कोई तकनीक थी, उसको इन्होंने अधिग्रहित किया, है ना। गवर्नमेंट ने उन टेक्नोलॉजी को पहले तो पता लगाया कि टेक्नोलॉजी कौन सी ग्लोबल स्तर पे बढ़िया स्तर की है, फिर उनको एक्वायर कर लिया। फिर क्या किया, जो भी रॉ मटेरियल जैसे पॉलीसिलिकॉन है उस जैसे रॉ मटेरियल का आयात कर लिया। फिर क्या किया, फिर यहाँ पे सोलर मैन्युफैक्चरर्स अगर विश्व भर में कहीं पर भी थे, है ना, वैश्विक देशों के अंदर कहीं पर भी, फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर सोलर मैन्युफैक्चरर्स थे तो उनको क्या किया, उनको बुला लिया, एक्वायर कर लिया, और जो पिछड़े देश थे वहां पे निवेश किया अपनी क्षमताओं के साथ। तो इससे क्या है, पूरा प्रभुत्व चाइना का स्थापित हो गया। अब फिर से मैं बता देता हूं कि यहां हमने सीखा क्या है। यहां हमने सीखा है कि वर्चुअल का मतलब क्या है। वर्चुअल का मतलब लगभग होता है, वर्चुअल का मतलब आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट, नियर, इफेक्टिव, प्रैक्टिकल। दूसरा, द चाइनीज स्टोरी सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब यहां पे इज दे रखी है। चाइनीज स्टोरी की वर्ब क्या है, इज है। फिर मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन लगेगा तो अपने बाद में आईएनजी लेता है, तो आईएनजी लेता है, इसी कारण से आइडेंटिफाइंग, एक्वायरिंग, इंपोर्टिंग और एक्वायरिंग, फिर इन्वेस्टिंग, ये सब के सब आईएनजी फॉर्म इसी कारण से है कि प्रेपोजिशन लग गया था। सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं तो सच एज का प्रयोग हो गया। तो इसने क्या कहा, स्टडी राइज है, स्टडी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, राइज यहाँ पे नाउन का काम करेगा, क्योंकि वही प्रोसेस आप दोहराइए कि आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद शब्दों की संख्या 2 है। अगर पहला शब्द होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। आप कहेंगे शब्द तो आगे भी है, लेकिन भाई आगे शब्द है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है। अब आपको एक सीरीज बनानी होती है आर्टिकल के बाद में, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इन तीन के अलावा और कोई बीच में आएगा तो सीरीज को ब्रेक कर दीजिए, उसको फिर आगे काउंट नहीं करना होता है। तो स्टडी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, राइज यहाँ पे नाउन हो गया। तो कह रहा है कि चाइना की कहानी जो है वो कौन सी कहानी है, वो उन कहानियों में से एक है जिसमें धीरे धीरे चाइना ने राइज किया है, चाइना धीरे धीरे बढ़ा है। कहां से कहां तक गया है, तो इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी 1990 के दशक में। 1990 के दशक में जो निर्माण की क्षमता थी वो बड़ी ही महत्वहीन टाइप की थी, कहें कि ज़्यादा मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं थी, ऐसी क्षमता थी। फिर वहां से एक लगभग, वर्चुअल का लगभग पढ़ा हमने, लगभग एक प्रभुत्व स्थापित हो गया। लेकिन हुआ कैसे, गवर्नमेंट सपोर्ट के माध्यम से। गवर्नमेंट ने सपोर्ट कहां कहां किया, वो सारी बातें हमने यहां तक कर ली। क्लियर है, आगे आ जाइए। इंपॉर्टेंटली बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एडवर्ब है ये। किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट एडवर्ब से हो सकता है ना। एडवर्ब का स्टार्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि एडवर्ब किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, ठीक है। एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब की विशेषता भी बताता है, किसी प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को कर सकता है, किसी दूसरे एडवर्ब को कर सकता है, सेंटेंस को भी कर सकता है। तो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर सकता, नाउन प्रोनाउन के अंदर भी कुछ 4-5 ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं, जो एडजेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन खास करके एक सामान्य तौर पे बात करें, एक सरफेशियल स्तर पे बात करें तो याद रखिएगा कि एडवर्ब जो होता है नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बताने का काम कर सकता है। तो ये सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, इसलिए शुरुआत में आ रहा है। इंपॉर्टेंटली बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द डोमेस्टिक मार्केट वॉज ट्रीटेड विद ग्रेट इंपॉर्टेंस वाइल प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। कि डोमेस्टिक मार्केट का मतलब घरेलू बाजार, वॉज ट्रीटेड, उसको ट्रीट किया गया, उसको मतलब किस तरीके से हैंडल किया गया, कैसे लिया गया। अब देखिए पैसिव वॉइस है, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होती है। बी के बारे में जो नए बच्चे हैं वो जान लें, बी के अंदर 8 चीज़ें होती हैं। बी के अंदर 8 चीज़ें होती हैं। इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बी होता है, बीइंग होता है और बीन।
ये सब के सब बी के रूप हैं। इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाओगे तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा हमेशा। याद रखना इस कंसेप्ट को, ये पैसिव वॉइस की कहानी है। तो वॉज ट्रीटेड, तो डोमेस्टिक मार्केट को ट्रीट किया गया विद ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया घरेलू बाजार को। वाइल प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हुए घरेलू बाजार को तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी गई, और साथ साथ में क्या किया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, वाइल के साथ में हमेशा जब वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगती है। वाइल के ठीक बाद में, बीच में कोई शब्द हो तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वाइल के ठीक बाद में वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में ही लगेगी, ये बात याद रखिएगा। आ जाइए आगे। द पेंडेमिक प्रेजेंट्स अ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्लान अ ग्रीन डील ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट द EU हैज कमिटेड इटसेल्फ टू। यहां तक की बात कर लेते हैं पहले। यहां समझने योग्य बात यह है कि कमिटेड के साथ में टू लगता है। कमिटेड में क्या लगता है, टू। कमिटेड टू का मतलब होता है प्रतिबद्धता किस बात की है, किस बात का वादा अपने आप से किया है आपने, उसको बोलेंगे कमिटेड। कमिटमेंट इसी से बनता है, टू लगता है इसके साथ में। तो द पेंडेमिक प्रेजेंट्स, पेंडेमिक का मतलब ये कोविड-19 वाली बात है, कोरोना वायरस वाली बात है। प्रेजेंट्स का मतलब प्रस्तुत करती है। अ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी का मतलब एक महत्वपूर्ण अवसर। क्रिटिकल का मतलब पेचीदगीपूर्ण भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है, यहाँ महत्वपूर्ण पढ़िए। तो पेंडेमिक एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है फॉर इंडिया, भारत के लिए, किस हेतु, टू प्लान ए ग्रीन डील, कि ग्रीन डील को प्लान करें। ठीक है ना, वो चार्ट लिखा था ना, चार्ट करे, ये कह सकते हो प्लान को। ग्रीन डील का मतलब वही कि ऐसी डील, मतलब यहाँ पे सौर ऊर्जा वाली सी बात है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे, लीड करे विश्व को, इसकी बात कर रहा है। ऑन द लाइन्स ऑफ, ऑन द लाइन्स ऑफ का मतलब होता है सिमिलरली। क्या मतलब होता है इसका, सिमिलरली, जैसे कि किसी और ने किया वैसे, सिमिलरली। ठीक है, तो जैसे कि व्हाट द EU, EU का मतलब यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन है तो द लगेगा, इससे पहले याद रखना, EU से पहले। जैसे कि EU ने अपने आप से कमिटमेंट किया था उस स्तर पे, उसी तरीके से। तो पेंडेमिक भारत को एक अवसर प्रदान करता है, क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी देता है फॉर इंडिया, भारत के लिए, किस हेतु, टू प्लान ए ग्रीन डील, कि ग्रीन डील को प्लान करे, किस तरह से, उसी तरीके से जैसे कि EU ने अपने आप से वादा कर रखा है, उस तरीके से। क्या वादा कर रखा है EU ने, देखो, दैट फ्यूचर ग्रोथ and employment should align itself to environmental and sustainability objectives, particularly in energy production away from dirty fuels such as coal. The future growth, भविष्य की वृद्धि, and employment और रोजगार, भविष्य की वृद्धि और रोजगार, should align itself, align का मतलब क्या होता है, के अनुरूप होना। ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग होना, यूँ कह सकते हो कि भविष्य की वृद्धि और जो रोजगार है वो मतलब किसके अनुरूप होना चाहिए, उनको किसके अनुरूप ढलना चाहिए, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरमेंटल पर्यावरण से संबंधित, सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो आगे तक चल सकते हैं उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य, वैसे ये गलत है, यहाँ पे सस्टेनेबल होना चाहिए, ये एडजेक्टिव बनेगा क्योंकि ये यहाँ पे नाउन है। अब आप पूछोगे सर द हिंदू में गलती कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं, हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा बहुत सारे गलत हो जाते हैं। सस्टेनेबल होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि EU ने क्या कमिटमेंट कर रखा है कि फ्यूचर की ग्रोथ और एनवायरनमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है, भविष्य की जो वृद्धि है और रोजगार है, वो अपने आप को अनुरूप करे, किसके अनुरूप करे, एनवायरनमेंट से संबंधित और सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव से संबंधित, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आगे तक लेकर चल सकें, जो आगे तक बने रहें हमारे साथ। ऑब्जेक्टिव्स का उद्देश्य, पर्टिकुलरली विशेष करके, पर्टिकुलर मतलब विशेष करके, स्पेशली इन एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र की बात कर रहा है, अवे फ्रॉम डर्टी फ्यूल्स, जिसमें क्या हो, डर्टी फ्यूल्स, जो ईंधन डर्टी है, डर्टी का मतलब ये है कि जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ऐसे ईंधन, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने कहा था सचेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोयला है, इनसे दूरी बनाकर। तो EU ने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है, क्या कमिटमेंट कर रखा है कि हमारी जो भविष्य की वृद्धि हो, EU का मतलब हो गया जो देश है, 193 कंट्रीज हैं शायद, 193 कंट्रीज के लिए एक कमिटमेंट है कि हम लोग क्या करें कि भविष्य की हमारी वृद्धि और रोजगार जो है वो किसके अकॉर्डिंग हो, वो हो एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे मतलब कहें कि हमारे उद्देश्य हैं पर्यावरण को लेकर, और जो उद्देश्य हैं सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर, है ना, जो भी ऐसे उद्देश्य हैं जिनके साथ आप आगे तक लेकर चल सकते हो, उन उद्देश्य के विषय एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन की बात आप कर लो, इसमें हमें दूरी बनाकर रखनी है, किससे, कोयले जैसे डर्टी फ्यूल्स से। क्लियर है, आगे देखिए, आगे दे रखा द की रिक्वायरमेंट्स आर,
की रिक्वायरमेंट्स का मतलब महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। की अगर एडजेक्टिव के रूप में आता है, की का मतलब चाबी होता है वैसे, लेकिन की अगर एडजेक्टिव के रूप में आता है, आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्यों है, तो इसका मतलब हो जाएगा इंपॉर्टेंट। की अगर एडजेक्टिव के रूप में आए तो इसका मतलब हो जाएगा इंपॉर्टेंट, वाइटल, महत्वपूर्ण। ठीक है, VITAL है, ये टी है, TAL। तो द की रिक्वायरमेंट आर, तो सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं आर, वो इस क्या हैं, अब ये रिक्वायरमेंट्स के लिए आर आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब अग्री हो गए। इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, पॉलिसीज का नीतियां, इंटीग्रेटेड का मतलब मिली जुली नीतियां, ठीक है, जिसमें और भी चीजें शामिल हो, कंबाइंड हो। फुल्ली सपोर्टेड बाय स्टेट्स, जिनको किनका सपोर्ट हो, राज्यों का सपोर्ट हो, समझ गए। तो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं कि पॉलिसीज ऐसी हो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाएं, जिनमें राज्य सरकार का सहयोग हो। फिर कह रहा है इंडस्ट्री मस्ट गेट हेल्प टू सेट अप फैसिलिटीज एंड अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग। इंडस्ट्री कौन सी, ये सोलर पावर वाली इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री मस्ट गेट हेल्प, तो इंडस्ट्री को सहयोग मिलना ही चाहिए। मस्ट आ रहा है मतलब ऐसा होना ही चाहिए, जरूरी है, बाध्यता है, अनिवार्यता है। तो इंडस्ट्री को सहायता मिलनी ही चाहिए, किसके लिए, सेटअप फैसिलिटीज। सेटअप का मतलब स्थापित करना, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं, कि सुविधाएं स्थापित कर सके। एंड अवेल, अवेल का मतलब है प्राप्त करना, और प्राप्त कर सके या लाभ उठा सके। अवेल का लाभ उठाना भी हो सकता है, प्राप्त करना भी हो सकता है। प्राप्त कर सके क्या, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, मतलब इनको पैसा दे सरकार, लोन मिले लेकिन लो कॉस्ट पे, मतलब कम ब्याज दर पर लोन मिले, ये भी इनके लिए होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ये दोनों ही चीजें ना, कौन कौन सी चीजें, कि एक तो वो फैसिलिटीज यहाँ पे स्थापित कर सकें और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग हो सके। ये दोनों ही चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं चाइना के उदय में। चाइना का जो उदय हुआ है 1990 से लेकर अब तक जो वृद्धि की है चाइना ने, उसके उदय में ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभर कर आई हैं। मैं रिपीट कर दूं, इंडस्ट्री जो है सोलर पावर वाली, इसको यहाँ पे एक तो सहायता मिलनी चाहिए, किस चीज़ में, कि फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्थापित कर सकें, और दूसरा ये लो कॉस्ट फाइनेंसिंग प्राप्त कर सके। ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटक रहे हैं चाइना के उदय में। एंड बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और क्या कर सके, और यहाँ पे योग्य बन सके, इंडस्ट्री सक्षम बन सके किसमें, कि वो निवेश कर सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ऐसे इंसान जो अपने दिमाग से, अपनी बौद्धिकता से इस सेक्टर को चमका सकते हैं, उनमें इन निवेश कर सकें। अच्छे जो टेक्निकल माइंडेड पीपल हैं, टेक्नो सेवी जो लोग हैं, उनको ला सकें, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, ये कहना चाहता है। अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, देखो ये प्रोग्राम जो स्पेलिंग है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश में ये ME लास्ट वाला नहीं आता है, हालांकि दोनों का उच्चारण सेम होता है। अमेरिकन और ब्रिटिश में प्रोग्राम ही बोलते हैं इन दोनों को ही। ब्रिटिश स्पेलिंग ये है, अमेरिकन के अंदर क्या होगा, ME को हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। तो कह रहा है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम का मतलब भविष्य को देखकर, फॉरवर्ड का मतलब आगे, लुक का मतलब देखना, तो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम का मतलब ऐसा कार्यक्रम जिस जो भविष्य को देखकर मतलब आधारित है भविष्य पर। शुड ऑल्सो लुक एट, तो जो प्रोग्राम है भविष्य का वो मतलब किस पर, यहाँ पे शुड ऑल्सो लुक एट इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग का मतलब हो गया उभरता हुआ, ट्रेंड्स का मतलब हो गया रुझान, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब उभरते हुए रुझान। इन डिप्लॉइंग सोलर इनोवेटिवली, इनोवेटिवली नए तरीके से, इनोवेटिव तो नया तरीका, और डिप्लॉय का मतलब होता है यूज करना, यूटिलाइज, मेक यूज ऑफ, है ना, ये होता है यूज करना। आपको याद आ जाना चाहिए, एक वर्ड हमने डिस्कस किया था पहली स्लाइड में ही, टैप, TAP, टैप इसका सिनोनिम है डिप्लॉय का। डिप्लॉय अगर सेना वगैरह को करते हैं ना तो तैनात करना होता है, कोई वस्तुओं को डिप्लॉय करते हैं तो यूज करना होता है। तो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम जो है, भविष्य को देखकर तैयार किया गया जो प्रोग्राम है, वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड ऑल्सो लुक एट, उस प्रोग्राम को यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, देखना चाहिए, किस चीज को, इमर्जिंग ट्रेंड्स को, उभरते हुए ट्रेंड्स को, रुझानों को। इन डिप्लॉइंग सोलर इनोवेटिवली, किस चीज को, सोलर, जो सूरज का प्रयोग कर सकें, सूरज की किरण जो सनलाइट है उसका उपयोग कर सकें नए तरीके से, इस बात पर बेस्ड होना चाहिए। आगे दे रखा है दीज इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या शामिल है, दीज प्लूरल है, इस कारण से इंक्लूड प्लूरल है। वर्ब प्लूरल है भाई, ये अगर इसमें एस जोड़ देते तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। छोटी सी एक बेसिक सी बात है, जो नहीं पता हो तो भी नोट कर लीजिएगा, नहीं पता हो तो नोट करना, कोई शर्माने की बात नहीं है। जो नहीं पता हो वो जरूर से नोट करें और जरूर से उसको रिवाइज करें। दीज प्लूरल है, इस कारण से ही प्लूरल वर्ब है। तो ये जो चीजें हैं इसमें इंक्लूड क्या क्या है, मतलब कैसे इनोवेटिवली यूज करें, उसी की बात कर रहा है कि सोलर एनर्जी का उपयोग इनोवेटिव ढंग से कैसे करें, एकदम कह सकते हैं ट्रेडिशनल या कॉन्वेंशनल जो तरीका है, जो हमारा एक पारंपरिक तरीका है, उससे हटकर कैसे करें। उसमें शामिल है न्यूअर टेक्नोलॉजीज, नई तकनीक शामिल है उसमें, जैसे कि सच का उदाहरण के लिए करते हैं, जैसे कि एस्थेटिक वोल्टेइक विंडो। आजकल ऐसी खिड़कियां आती हैं, सुंदर लगती हैं, लेकिन वहां पे सोलर प्लेट लगा रखी होती हैं। उससे क्या होता है
कि जो सनलाइट गिरती है उससे तो उसमें स्टोर हो जाती है एनर्जी और फिर उसका उपयोग आप बिजली के रूप में कर सकते हैं। तो खिड़की की खिड़की हो गई और उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य से संबंधित, सुंदर। फोटोवोल्टेइक बताया था मैंने आपको, सनलाइट का प्रयोग एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में करना, विंडो खिड़की होती है। एंड रूफ टाइल्स, छत पर टाइल्स लगती हैं बिल्डिंग्स, है ना, हमारे घरों के अंदर, तो वो टाइल्स भी आजकल ऐसी आती हैं जिसपे सनलाइट गिरेंगी और एनर्जी स्टोर होगी और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसको यूज कर पाओगे। ऐसे स्थिति में मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स, अर्बन का मतलब शहरी, स्ट्रक्चर्स का मतलब ढांचे, मल्टी रोल का मतलब हो सकता है अनेकों रोल निभाने वाले अर्बन स्ट्रक्चर्स। शहरों में जो भी स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, ढांचे खड़े होते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, उनके अलग अलग मतलब मल्टी रोल हों, ठीक है, बहुआयामी एक उद्देश्य से बनाए गए। एंड ग्रेटर यूज ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, ग्रेटर यूज का मतलब अधिक अच्छा इस्तेमाल हो, किसका, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। जिन घरों में हम रहते हैं वो रेजिडेंशियल है और जिन घरों में, जिन बिल्डिंग्स में व्यवसाय होता है वो कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। टू डिप्लॉय मोर पैनल्स, ताकि क्या कर सकें, नए और अधिक पैनल्स को डिप्लॉय का तैनात करना भी होता है, लगाना भी होता है, यूज करना भी होता है। अधिक अधिक पैनल्स लगाने के लिए, ये डिप्लॉय का मतलब यहाँ पे लगाना हो गया। तो कह रहा है क्या इनमें शामिल है कि आप क्या कर सकते हो भाई, नवीनतम ढंग से, इनोवेटिव तरीके से आप एनर्जी का प्रयोग कैसे कर सकते हो। आप एनर्जी का प्रयोग ऐसे कर सकते हो कि विंडोज़ लगा सकते हो जो बड़ी सुंदर भी लगती हैं, इस काम में भी आ जाएंगी। रूफ पर टाइल्स लगा सकते हो, आप मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग कर सकते हो और बड़े स्तर पर प्रयोग कर सकते हो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स का, ताकि अधिक से अधिक पैनल लगाए जा सकें। रैपिड प्रोग्रेस रिक्वायर्स, रैपिड का मतलब तेज, रैपिड का स्विफ्ट हो सकता है ना, क्विक हो सकता है। तो तेज जो प्रोग्रेस है, तेज गति से जो प्रगति है वो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर है। जरूरत पड़ेगी किसकी, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की। स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, शिफ्ट का मतलब कह सकते हो क्या, बदलाव। तो रणनीतिक या सामरिक तरीके से बदलाव किया जाए। टू ऐड कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्या, ऐड का मतलब सहायता करना है। यहाँ पे एक ऐड ADD होता है, वो तो ऐड करना, जोड़ना, और ये AID है, इसका मतलब सहायता करना। कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक, डोमेस्टिक घरेलू, और मैन्युफैक्चरिंग निर्माण। तो कह रहा है कि रैपिड प्रोग्रेस के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, कि रणनीतिक रूप से बदलाव किया जाए। क्या क्या बदलाव किया जाए कि टू ऐड कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, की सहायता कैसे करनी है, जो प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू निर्माण चलता है उसमें कैसे सहायता प्रदान करनी है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, ये कहना चाहता है। अब हम आ जाते हैं रिवीजन पर। ये हमारा आज का आर्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो सकता है, बाकी मैंने बहुत आसान करके बताने की कोशिश की है। ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी कई बार ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि बड़ा सिंपल सी कहानी क्यों नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया कहानी बनाकर बताने की आपको। आइए रिवीजन की बात करते हैं। डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है क्या, तैनात करना या फिर यूज़ करना, तो ये यूज़ आ जाएगा। वर्चुअल का मतलब है लगभग, नियर, तो ये आ जाएगा। अलाइन का मतलब है क्या, अलाइन से मतलब है, अलाइन का मतलब के अनुरूप होना, या किसी के कह सकते हो कि भाई किसी के अकॉर्डिंग कोई काम करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अलाइन का, अरेंज अ प्लान। चार्ट है, चार्ट के लिए वैसे आप अलाइन का यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। अलाइन का हालांकि हो सकता है प्लान करना, लेकिन चार्ट भी आपको दे रखा है, चार्ट को जोड़ना है, तो चार्ट को जोड़ दीजिए अरेंज ए प्लान से और अलाइन को जोड़ दीजिए सपोर्ट से। अलाइन का सपोर्ट करना भी होता है भाई, किसी के अकॉर्डिंग काम भी करना होता है। और सब्सटेंशियली का मतलब है ग्रेट डील या टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये आपके आंसर्स हैं। 1 नंबर है, देखो किस किस से जोड़ा है मैंने। 1 नंबर को जोड़ा है मैंने डी से, फिर वर्चुअल को जोड़ा है ए से, फिर अलाइन है इसको जोड़ा है अरेंज अ प्लान, सॉरी सपोर्ट से, और 4 नंबर जो चार्ट है इसको जोड़ा है अरेंज ए प्लान से, और 5 नंबर है सब्सटेंशियल, इसको जोड़ा है ग्रेट डील से। तो ये रिवीजन था आपका। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो गहलोत ने बीजेपी पर राज्य सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कुछ वर्ड्स यहाँ पे समझने आने चाहिए। सरकार को गिराने को बोलते हैं टॉपल, ठीक है, और गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया, आरोप को एक्यूज बोलते हैं। आरोप किसका लगाया उसके लिए ऑफ लगाते हैं, तो सब्जेक्ट तो हो गया मिस्टर गहलोत। आरोप लगाया, अक्यूज्ड, किस पर लगाया, बीजेपी पर। राजनीतिक पार्टी से पहले दे लगता है, पता है आपको। आरोप किसका लगाया, ऑफ लगेगा। मैंने कहा था प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगेगा। प्रयास करने का तो ट्राइंग, प्रयास किसका, टॉपल करने का। टॉपल किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो मिस्टर गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, किसका प्रयास करने का, स्टेट गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा बार बार की गई मांगों के बावजूद सरकार ने संसदीय स्थायी समितियों की आभासी बैठकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये आभासी बैठक जो है ना, वर्चुअल मीटिंग्स हैं।
मतलब जो कंप्यूटर के माध्यम से ही मीटिंग करें, आप वेबकैम के माध्यम से मीटिंग करें, वो मीटिंग्स हैं, ठीक है। और जो ये संसदीय स्थायी समितियां हैं, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के लिए कहा गया है। तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियां तो हो गई है ऑपोजिशन पार्टीज। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है, ये है। तो सरकार के लिए द गवर्नमेंट, इनकार कर दिया है, कोई भी काम कर दिया है, ये कहता हूं मैं कि जैसे अगर है नहीं आता और केवल यही आता है दिया तो हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन चूंकि है दे रखा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। तो द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया है, किसको, अनुमति देने से, टू अलाउ। क्या अनुमति देनी है, वर्चुअल मीटिंग्स की। वर्चुअल मीटिंग्स किसकी, संसदीय स्थायी समितियों की, है ना। किसके बावजूद, विपक्ष के द्वारा की गई मांगों के बावजूद। तो बावजूद के लिए डेस्पाइट, डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट अगर होता तो ऑफ लगाते, ठीक है। डेस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स, बार बार की गई डिमांड्स। अब देखो डिमांड्स यहाँ पे नाउन है और रिपीटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है, बार बार की गई। चूंकि ये काम तो हो चुका है, अभी तो हो नहीं रही रिपीट। अगर रिपीट अभी भी हो रही होती तो रिपीटिंग कर देते हैं। मैंने बताया था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। तो रिपीटेड डिमांड्स किससे, ऑपोजिशन पार्टीज से। मैं रिपीट कर दूं कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है किस चीज़ से, वर्चुअल मीटिंग्स को अलाउ करने से। वर्चुअल मीटिंग्स किसकी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ की। किसके बावजूद, विपक्षी पार्टियों के द्वारा की गई डिमांड्स के बावजूद, डेस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स किसकी है, फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज। इसके बाद में पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने बाहर बिल्कुल समय नहीं बिताया है और घर के अंदर स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताया है। बिताया है मीन्स है आ रहा है तो मतलब कोई हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। हमने समय बिताया है पिछले महीनों के दौरान, तो ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ये तो हो गया पिछले कुछ महीनों के दौरान, ठीक है। तो पिछले कुछ महीनों के दौरान, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, वी हैव स्पेंट, हमने समय बिताया है, लिटिल टाइम, लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, ना के बराबर, समय बिताया ही नहीं है, लिटिल टाइम बाहर आउटडोर्स, और घर के अंदर बहुत बिताया है, एंड टू मच, ये समय बिताया है, स्पेंड तो आ ही गया, टू मच समय के लिए आ रहा है, इंडोर्स घर के अंदर, किस पर, स्क्रीन्स पर, मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, इसलिए स्क्रीन्स किया है। तो पिछले कुछ महीनों के दौरान, तो ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, वी हैव स्पेंट लिटिल टाइम, हमने बहुत कम टाइम बिताया है, टाइम बिताया ही नहीं है, आउटडोर्स, और बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है इंडोर्स, मतलब घर के अंदर, किस पर, स्क्रीन्स पर। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और डेंजरस टू डील विद, कुछ बड़ा ही मुश्किल हो, डील करना मुश्किल हो, उसे कहते हैं हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब गर्म आलू। अब गर्म आलू जब छिलने के लिए आप निकालते हैं कुकर से या किसी भी जहाँ से बॉईल आपने किए हैं बाउल वगैरह में, तो फिर आप देखिए उसको डील करना बड़ा मुश्किल है, हाथ में पकड़ ही नहीं सकते आप उसको, इसलिए बड़ा मुश्किल काम होता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वॉट यू डू इज मोर सिग्निफिकेंट देन वॉट यू से। कहने की बजाय करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो आप कहते हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसकी बजाय, कहने की बजाय, करना महत्वपूर्ण है कहने की बजाय। इसीलिए कह रहा है कि एक्शंस स्पीक लाउडर, जो आपके कर्म है ना वो मतलब ज़्यादा उसकी आवाज़ होती है, वो लाउड होते हैं किसकी बजाय, वर्ड्स की बजाय, शब्दों की बजाय। फिर कह रहा है एन आर्म एंड ए लेग अ लॉट ऑफ मनी, या फिर बहुत एक्सपेंसिव होता है। कई बार मान लीजिए आप कहें कि जैसे कोई चीज़ खरीदने के लिए गए और पूछें कि भाई क्या इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसका क्या पैसा देना है, तो कहे कि एक हाथ और एक पैर और कुछ नहीं चाहिए, तो बड़ा पैसा, बहुत महंगा हो गया ना ये, तो हाथ पैर देना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, अ लॉट ऑफ मनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। आप जरूर से आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं फिर बता दूं वहाँ पे कुछ नए फीचर्स भी उपलब्ध हुए हैं, वहाँ पे वीमियो प्लेयर जोड़ दिया गया है जिसके माध्यम से आप ऑफलाइन वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन नहीं है, स्पीड का ऑप्शन के लिए आशीष क्लासेस प्लेयर है, वहाँ से आप स्पीड का ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं, डबल टैप करके आगे बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी के कुछ ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल हैं और साथ ही आपको दिया गया है स्पीड का ऑप्शन कि आप इनटू 1.52 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ज़रूर से एंजॉय करें और जल्द ही वहाँ पर फ्री वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो अगर डाउनलोड करके रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।